गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट चल रहा था। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या डिसाइड करते हैं, क्या सोचकर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत छोटे से टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर में। आज बहुत छोटा सा ही मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकूं। जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केन्स, अकॉर्डिंग टू केन्स मैं बताऊं कि जो डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कोई भी हम नए प्रोजेक्ट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। टू फैक्टर्स कौन कौन से? नंबर 1 इज MEI यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दो चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं केन्स के अकॉर्डिंग कि जब हम कोई भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये MEI क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नाउ MEI मार्जिनल efficiency of investment. What is it? Marginal efficiency of investment का मतलब है कि MEI जो है वो एक तरीके से हम expected rate of return होता है from an additional investment। यानी जो MEI को अगर मैं बोलूँ कि डिफाइन कैसे करेंगे, so it refers to the expected rate of return from an additional investment। अब MEI जो है ये भी हम दो तरीके से डिटरमाइन, दो फैक्टर्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं, टू फैक्टर्स। अब टू फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज सप्लाई प्राइस, नंबर 2 इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अब ये सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सप्लाई प्राइस क्या होता है? बेसिकली सप्लाई प्राइस का मतलब है जो भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी एसेट्स पे और पुरानी मशीन को जो हम रिप्लेस करते हैं उसको बेसिकली हम सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, बिकॉज डेफिनेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अभी आपको समझ पाना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि इफ अ मशीनरी ऑफ ₹10,000 इज रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ एन ओल्ड मशीनरी, ठीक है, एक नई मशीनरी जो है वो पुरानी मशीनरी से आप एक्सचेंज कर, रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, और जो मशीनरी है वो 10,000, मशीनरी इज रिप्लेस 10,000 रिप्लेस किया, आप 10,000 पे रिप्लेस कर रहे हो एक ओल्ड मशीन से। जो 10,000 है वो दैट इज योर सप्लाई प्राइस। अगर मैं बोलूँ को आप सप्लाई प्राइस को डिफाइन कैसे करोगे, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू असेट्स ऑफ दैट काइंड, जिसमें ये ध्यान रखने वाली चीज है कि उसी तरीके की चीज को जब आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो सेम चीज को आप रिप्लेस कर रहे हो, वो जो प्राइस है दैट इज कॉल्ड सप्लाई प्राइस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 10,000 की मशीनरी जो है, मशीन 10,000 की जो है वो रिप्लेस की जा रही है ओल्ड मशीन से, 10,000 जो है वो आपका सप्लाई प्राइस हुआ। नाउ द सेकेंड थिंग इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है और उससे हम MEI कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है, इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है? सपोज आपने जो है एक मशीनरी जो है उसकी जो रिसीट है, आपने एक्सपेक्टेड रिसीट, आपने सोच रखा है कि उस मशीनरी से मुझे 1200 रुपये जो है वो रिसीव होंगे, एक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्ट कर रखा है और उसके ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड रिसीट्स। नाउ उसको अब आपने मशीन के जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं
सपोज रनिंग एक्सपेंसेस आपके 200 रुपीज़ के हो जाते हैं, सो प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना हुआ? प्रोस्पेक्टिव यील्ड हुआ आपका 1200 माइनस 200 यानी 1000, दैट इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अब आप इससे एमईआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो एमईआई का फॉर्मूला होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। सो मैं एक बार दोबारा से दूसरी इस पे लिख के आपको बताती हूँ प्रोस्पेक्टिव यील्ड एमईआई कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एमईआई कैलकुलेट करते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस इनटू 100। सो प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज 1000, सप्लाई प्राइस इज 10,000 इनटू 100, दैट इज 10%। सो एमईआई जो आया वो आपका 10% आया। सो प्रोस्पेक्टिव यील्ड को आप डिफाइन कैसे करेंगे? ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। प्रोस्पेक्टिव यील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे? सो इट रेफर्स टू, बिकॉज आप इसमें से रनिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं, सो इट रेफर्स टू नेट रिटर्न expected from the capital asset over its lifetime. Got it? So ये तो आपका पहला पॉइंट हुआ, दैट इज MEI। ठीक है, नाउ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी नए प्रोजेक्ट में, सो आपको मैंने बताया कि आप दो चीजें ध्यान रखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज MEI एंड द सेकेंड वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम देखते हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होता क्या है? बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक तरीके से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ठीक है, इट रेफर्स, बेसिकली हम इसे डिफाइन करेंगे, सो इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। आप किसी कोई भी चीज़ बोरो करते हो तो आप क्या करते हो? उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हो। सो इसको अगर मैं बोलूँ कि डिफाइन कीजिए, सो डिफाइन करने का जो तरीका है वो है इट रेफर्स टू cost of borrowing money for financing the investment। ठीक है, अब ROI और MEI में हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? सो एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है कि इसमें इनवर्स रिलेशन होता है ROI एंड वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन कैसे? इनवर्स रिलेशन कैसे होता है कि अगर हाई ROI होगा तो आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। ऑब्वियसली एक जेन्युइन पर्सन इन्वेस्टमेंट कब करेगा? जब उसको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आप ज्यादा पे करोगे तब थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा उसको महंगा मिल रहा है। सो हाई ROI में क्या होगा? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स या जो द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स विल बी इनवर्स एंड वाइस वर्सा। सो ये एक इनवर्स रिलेशन शो करता है। अब कंपैरिजन कैसे करते हैं हम? बेसिकली जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो जो टॉपिक है आपका वो है कंपैरिजन ऑफ MEI एंड ROI। कैसे कंपेयर करोगे आप कि ROI और MEI और ROI में कैसे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कैसे डिसाइड करोगे कि कंपैरिजन अब हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली हम इन दो चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि MEI और ROI। सो अगर मैं बात करूं MEI जो है वो ग्रेटर देन ROI है, सो दैट इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल। ठीक है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, MEI जो है वो ग्रेटर है। सो फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा करते हैं। सपोज एक एंटरप्रेन्योर है, वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे कर रहा है। ठीक है,
जो भी उसने लोन लिया है, और उसका एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है वो MEI जो है वो 20% है। सो MEI 20% है, एक्सपेक्टेड ROI जो है ROI जो उसको वो ले रहा है वो 12% ले रहा है। सो जो सॉरी MEI 20% है, एक्सपेक्टेड उसको 20% है, ROI जो है वो 12% पर जो है उसको मिल रहा है। सो ही विल श्योरली गो फॉर द इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और कब तक करेगा, कब तक करता रहेगा, कंटिन्यू मेकिंग इन्वेस्टमेंट टिल MEI इज इक्वल टू ROI। ठीक है, सो दैट इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, दैट इज ex ante and ex post saving and investment। नाउ एक्स एंट एंड एक्सपोज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेसिकली। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो एक्स एंट और एक्स पोस्ट में हमको समझना क्या है कि ये दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो एक्स एंट सेविंग एंड एक्स एंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा पॉइंट है इसमें एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ एक्स एंड सेविंग एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट होता क्या है, वन बाय वन इसको हम डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज एक्स एंड सेविंग एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। नाउ एक्स एंड सेविंग की सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्स एंड सेविंग का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सेविंग जो कि हाउस होल्ड जो सेव कर रहा है, प्लान टू सेव जो प्लान कर रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स पर जो एक इकोनॉमी में एक हाउस होल्ड जो सेविंग करने का प्लान करता है उसको हम बोलते हैं एक्स एंड सेविंग। एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट भी सेम चीज़ ही है कि एक्स एंड इन्वेस्टमेंट भी वही है जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि फर्म्स वगैरह प्लान कर रही हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। सो अगर मैं बोलूँ इसको डिफाइन करने के लिए तो हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, एक्स एंड सेविंग refers to amount of saving which household plan to save at different level of income in the economy। मतलब व्हाट यू आर प्लानिंग दैट इज एक्स एंट, भले ही वो सेविंग हो या फिर वो इन्वेस्टमेंट हो। अब सेविंग कौन कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, फर्म्स करेगा। सो एक्स एंट इन्वेस्टमेंट refers to amount of investment which firms plans to invest at different level of income in the economy। So this is X and saving and X and investment। Now talk about ex post। Now ex post saving and ex post investment। Now ex post, ex and क्या था, what you are planning, and ex post is actually or released, या हम सेविंग की अगर बात करते हैं ड्यूरिंग अ ईयर दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट सेविंग। सेम वे एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ हाउ यू कैन राइट अ डेफिनेशन, दैट इज एक्स पोस्ट सेविंग, refers to
the actual or released saving in an economy during a year. Simple है, what you are planning that is ex ante, actually what you are saving that is ex post. Now ex post investment refers to the released or actual investment in an economy during a year. Fine. So the next topic is full employment and involuntary unemployment. ना फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इट इज एक तरीके से एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो लोग काम करते हैं, गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्टी के, उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट. अब फुल एम्प्लॉयमेंट में भी दो टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट. सो फुल एम्प्लॉयमेंट refers to a situation in which all those people who are willing and able to work at the existing wage rate get work without any undue difficulty. So इसमें हमने क्या पढ़ा है? फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो लोग काम करने के लिए जो काम करना चाहते हैं, यानी विलिंग टू वर्क, और उस काम को कर सकते हैं, ठीक है, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी वेज रेट उनको एग्जिस्ट दिया जा रहा है उस पर वो काम कर रहे हैं, दैट गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी. सो उनको हम फुल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालते हैं. लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में भी, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट अगर हम बात करें, सो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट स्टैंड फॉर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, कभी भी नहीं, ठीक है. 100% एम्प्लॉयमेंट जिसे हम बोलते हैं वो पॉसिबल नहीं होती है. सो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी 2 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती हैं. 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. वो 2 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती हैं? दैट इज फ्रिक्शनल unemployment and the second one is structural unemployment. अब ये दोनों चीजें हैं क्या? फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल. अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जिसमें हम फ्रिक्शनल का मतलब हो गया कि एक तरीके की शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट हम इसको बोलते हैं. शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया कि किसी काम कर रहे हैं हम किसी जगह पे और अचानक से जो है कोई नई मशीनरी आ जाती है, या फिर कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाता है, या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए हमें वर्क को स्टॉप करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो डिफाइन कैसे करते हैं? इट रेफर्स टू टेम्पररी, इसको हम टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं क्योंकि परमानेंट नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सो अब वर्कर्स दोबारा से. टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट विच
exist during the period wherein workers leave one job and join some other. ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये एक्चुअली होता क्यों है, राइज क्यों होता है कि लेबर मार्केट इम्परफेक्शंस हैं, या कि आपके पास मार्केट इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं प्रॉपर नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स की वजह से, लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स की वजह से, नई मशीनरी की वजह से, नेशनलाइजेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस या ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है. नाउ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जिसमें स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है. जैसे पहले पुराने टाइम में लोग पहले टाइपराइटर पे काम करते थे, फिर उसके बाद वो कंप्यूटर आ गया, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो वो पर्सन अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. तो इसको हम बोलते हैं, इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट in which people remain unemployed due to mismatch between unemployed person and the demand for specific टाइप्स ऑफ वर्कर. भाई अब हमें ये टाइपराइटर की ज़रूरत नहीं है, तो टाइपराइटर पे काम करने वाले अगर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो वो रिमेन अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल चेंज. सो दैट स्ट्रक्चर चेंज का मतलब यही होता है कि टोटली स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है. ठीक है, पहले लोग टाइपराइटर पे काम करते थे, फिर कंप्यूटर पे आ गया. सो अगर आप अपने आप को कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे देन क्या होगा, दैट पर्सन्स, क्योंकि डिमांड आज की क्या है, कंप्यूटर है, टाइपराइटर इतना नहीं है, सो वो लोग अनएम्प्लॉयड. अभी भी है टाइपराइटर की जरूरत, लेकिन फिर भी वो उतना ज्यादा नहीं जितना कि पहले था. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो चीजें होती हैं. वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में फर्क क्या होता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप जो है काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वर्क अवेलेबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री. और वॉलेंट्री का मतलब होता है कि आप काम ही नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन काम जो है वो अवेलेबल है. ठीक है, आप काम ही नहीं कर रहे, उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आप अपनी इच्छा से ही अनएम्प्लॉयड हैं. और इनवॉलेंट्री का मतलब है आपकी इच्छा नहीं है, आप काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, फिर भी आपको काम ही अवेलेबल नहीं है. ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट in which all those people who are willing and able to work at the existing wage rate do not get work. So this is called involuntary unemployment. I hope आपको ये चैप्टर क्लियर होगा. कल मैं नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर का जो सेकंड चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर में, जिसमें बेसिकली आपको जो है इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, क्योंकि ये आपका एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. इसके बाद जो हमारा चैप्टर है दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, हम वो करेंगे जिसमें ADAS अप्रोच के बारे में बताया जा रहा है आपको, वो हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को. थैंक यू वेरी मच.